नमस्कार दोस्तों। नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया। दक्षिण एशिया के देश उस समय से बहुत आगे निकल आए हैं जहां तख्ता पलट का अर्थ होता था चुनी हुई सरकार का किसी जनरल द्वारा हटाया जाना। ऐसा हमने कई बार पाकिस्तान में देखा और बांग्लादेश में भी, पर चूंकि अब दुनिया बदल गई तो आज तख्ता पलट का अर्थ होता है डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारों को मॉब द्वारा हटाकर मोबोक्रेसी की स्थापना। ऐसा हमने बांग्लादेश में पिछले वर्ष देखा। दुनिया के तमाम हिस्सों में नेपाल में सरकार गिराए जाने की तुलना बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से की जा रही है, जो कि स्वाभाविक भी है। कारण यह है कि बांग्लादेश में ऐसा होने के लगभग एक वर्ष के भीतर ही नेपाल में ये हुआ है। वैसे तो भारत के भी कई लोग कुछ ऐसा ही यहाँ भी चाहते हैं, पर चाहने से क्या होता है। वो कहावत है ना कि गिद्ध के मारने से डांगर नहीं मरते। खैर, नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वह तो दुनिया ने देखा, पर वहाँ अब क्या होगा। अब देखिए, इसे लेकर तो केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं कि अगले कुछ समय में वहाँ क्या क्या दिखाई दे सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। इतिहास बताता है कि जब किसी देश में संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकार नहीं रहती तो फिर असीमित संभावनाओं के रास्ते खुल जाते हैं। इन संभावनाओं में अधिकतर ऐसी होती हैं जो उस देश के हित में नहीं होती। पर नेपाल में क्या होगा, इसका अंदाजा शायद हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराने और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देने के बाद बांग्लादेश में पिछले 12-13 महीनों में क्या क्या हुआ। पर हम इन संभावनाओं को लेकर कुछ अनुमान लगाएं, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस तरह के तथाकथित आंदोलन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक पहलू की, जिसे आगे रखकर इस तरह का तख्तापलट किया जाता है। आप पूछेंगे कि ये पहलू है क्या। ये पहलू है वो समस्याएं, भ्रष्टाचार या ऐसे आरोप जिनके साथ चुनी हुई सरकारों को पहचान दी जाती है, या कहें तो जिन्हें आगे रखकर इस तरह के रिजीम चेंज ऑपरेशंस के लिए माहौल तैयार किया जाता है। देखिए, जिन शिकायतों या समस्याओं को आगे रखकर रिजीम चेंज के लिए माहौल बनाया जाता है वे सारी की सारी गलत नहीं होती, पर यह भी सही है कि वो सभी की सब सच या फिर सही भी नहीं होती। आप मेरी इस बात को बांग्लादेश के संदर्भ में समझिए। देखिए, बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज के लिए माहौल तैयार किया गया तब शेख हसीना को फासिस्ट कहा गया। लंबे समय तक बार बार ये कहा गया कि शेख हसीना चुनाव की रिगिंग करती हैं। साथ ही बांग्लादेश में उनकी एक इमेज यह बनाई गई कि बांग्लादेश को भारत के हवाले उन्होंने कर दिया है। यहाँ तक अफवाह फैलाई गई कि बांग्लादेश में भारत से आए 60 लाख मजदूर टेक्सटाइल उद्योग में काम करते हैं, जिससे बांग्लादेश के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अफवाह फैलाई गई कि भारत का अडानी ग्रुप बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करता है वह दुनिया में सबसे महंगी बिजली है। जनता के बीच ये बात फैलाई गई कि शेख हसीना ने भारत के साथ गुप्त समझौते कर रखे हैं और बांग्लादेश को लगभग बेच दिया है। ये सारी अफवाहें उड़ाई गई। ये बात और है कि अडानी ग्रुप आज भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है और तख्ता पलट के एक वर्ष बाद भी उन 60 लाख भारतीय मजदूरों को लेकर कोई बात नहीं की गई जिनके बारे में बोलकर शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाया गया था। ना ही पिछले एक वर्ष में ऐसे किसी गुप्त समझौते को बाहर लाया गया जो शेख हसीना ने तथाकथित तौर पर भारत के साथ किया था। ठीक इसी तरह से नेपाल में भी हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में पिछले 1.5 दशक में आई अस्थिर सरकारें, व्यापक भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी व्याप्त है। पर ध्यान से देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि ये सारी समस्याएं उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर उन्हें बताकर देश भर में एक बड़े मॉब को काठमांडू लाया गया। इसे जैन जी का एक ऑर्गेनिक आंदोलन बताया गया। लेकिन ये भी सच है कि नेपाल में भी बांग्लादेश की तरह ही अपराधियों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे अपराधी जिन्होंने हथियार चलाए, पूर्व मंत्रियों और उनके परिवारों के लोगों की हत्या की, संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक को आग लगा दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश की तरह ही अब नेपाल में भी अनइलेक्टेड लोग ही देश को अपने कब्जे में ले लेंगे। ऐसे लोग जिन्हें शायद न तो शासन का अनुभव होगा और ना ही प्रशासन का। तो इसके बाद नेपाल में क्या क्या हो सकता है? तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस सवाल का जवाब शायद इस बात में मिले कि पिछले एक वर्ष में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है। ऐसे में आइए इस पर बात करते हैं कि पिछले एक वर्ष में बांग्लादेश में क्या हालात रहे हैं। देखिए, शेख हसीना को देश से भाग जाने के लिए विवश किया गया और हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, कैसे उन्हें बांग्लादेश से भागकर भारत में आना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन मुख्य सलाहकार का पद मिला, या कहें तो उन्होंने इस पद पर अपने अमेरिकी मित्रों और मालिकों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। जिस समय शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर विवश किया गया तब यूनुस फ्रांस में थे। फ्रांस से वे बांग्लादेश पहुंचे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि बात तो ये थी जेल जाने की, लेकिन मैं पीएम हाउस जा रहा हूं। सोचिए, वो मोहम्मद यूनुस जिनके ऊपर तमाम केस चल रहे थे,
जिनकी कंपनी ग्रामीण बैंक के ऊपर टैक्स फ्रॉड का केस चल रहा था, वे एक तरह से बांग्लादेश के पीएम की कुर्सी पर बैठे और ऐसा करने के लिए उन्हें न तो चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी और न ही संविधान की शपथ लेने की। और उन्होंने पिछले 1 वर्ष में क्या किया? व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपनी कंपनी के नाम में कई 100 करोड़ का टैक्स डिमांड खारिज कर लिया। उन्होंने मुख्य सलाहकार के पद पर रहते हुए 2 नई कंपनियां बनाई जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने और शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस करेंगे। जिन छात्रों के नाम पर यह आंदोलन किया गया और बताया गया कि यह आंदोलन ऑर्गेनिक था, उन्हीं छात्रों को रिजीम चेंज ऑपरेशंस के सामने इन्हीं यूनुस ने परेड करवाई और सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते हुए बताया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो पूर्व नियोजित था। यूनुस ने इस तथाकथित आंदोलन को अमेरिका में सबके सामने मेटिकुलसली डिजाइंड बताया। शेख हसीना के ऊपर जो आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से हटाया गया था, अब उन आरोपों पर बांग्लादेश में चर्चा तक नहीं होती। उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया था। एक अनइलेक्टेड लीडर 20 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का भविष्य तय कर रहा है। पिछले 1 वर्ष से बांग्लादेश की इकोनॉमी धाराशायी हो चुकी है। जिन छात्र नेताओं को इन रिजीम चेंज ऑपरेशंस का चेहरा बनाया गया, उनमें से बहुत सारे एडवाइजर बने बैठे हैं और कोई एक नहीं बचा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। ये छात्र नेता उद्योगपतियों और व्यापारियों से खुलेआम चंदा वसूल रहे हैं। यूनुस चुनाव करवाने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि चुनाव कब होंगे। एक अनइलेक्टेड सरकार देश का संविधान बदलने को लेकर माहौल तैयार कर रही है। जमात के तमाम अपराधियों और आतंकियों को छोड़ दिया गया है। यूनुस अमेरिका के कहने पर रखाइन कॉरिडोर बनाने पर आमादा हैं। ये बात और है कि सेना प्रधान का कहना है कि ऐसा करने पर मैंडेट उनके पास नहीं है। इस समय बांग्लादेश को अमेरिकी डायरेक्शन के तहत चलाया जा रहा है। कहीं भी मॉब किसी की भी हरिया कर देने के लिए तुरंत इकट्ठी हो जाती है। खराब डेमोक्रेसी के नाम पर किए गए आंदोलन के रास्ते मोबोक्रेसी ने देश पर कब्जा कर लिया है। 1 ही वर्ष में क्रांति की भ्रांति खत्म हो गई और यूनिस एंड पार्टी को दिन रात चिंता सता रही कि दूसरी पार्टी के लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने से कैसे रोका जाए। आज बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, हो सकता है कि वही कल नेपाल में दिखाई दे। बांग्लादेश की तरह ही कल अगर नेपाल में भी भूतपूर्व की जगह अपूर्व ले लें तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसे आंदोलन अपराधियों को जन्म देते हैं और बांग्लादेश इस बात को आज अच्छी तरह से देख और समझ रहा है। खैर, नेपाल में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।